सबसे पहले इसमें डेफिनेशन हमारे पास है, ए सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन if every point of the straight line joining any two points on the surface lies डेफिनेशन क्या है, इस सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। कोई भी सरफेस हमारे पास है उस सरफेस को हम प्लेन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस। आपको कोई भी सरफेस दिया होगा रैंडमली, आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो जो सरफेस है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा। उस सरफेस के ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट ले लेना, उन दोनों को ज्वाइन करने से, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन आएगी। उस लाइन के सारे पॉइंट उसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो सरफेस प्लेन है। जैसे हमारे पास एक ये दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड को एक सरफेस कह रहा हूँ। इस सरफेस के ऊपर आपने कोई भी दो पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन आ गई। इस लाइन के सारे पॉइंट आगे पीछे कहीं भी एक्सटेंड कर दो इस लाइन को, इस लाइन के सारे जो पॉइंट हैं वो इसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इसलिए ये जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा? दो दीवार है कलेक्टिवली, ये सरफेस। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने वहाँ ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो जो लाइन आएगी उस लाइन के सारे पॉइंट इस सरफेस के ऊपर, ना तो इस दीवार के ऊपर है और ना ही उस दीवार के ऊपर है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों जो दीवार हैं कलेक्टिवली प्लेन को रिप्रेजेंट। बेंच पर आप बैठे हो, बेंच के ऊपर सामने वाला जो सरफेस है प्लेन सरफेस है। अब प्लेन का मतलब है लिमिटेड सरफेस नहीं, इसको चारों डायरेक्शंस में आप इंक्रीज करो, चारों डायरेक्शंस में आपको प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक इंक्रीज करें। हमारे पास जो अनलिमिटेड सरफेस है, कैसा सरफेस? जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट लो, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन आए, उस लाइन के सारे पॉइंट अगर उस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो वो सरफेस प्लेन है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन in x, y and z will represent a plane. Every first degree equation in x, y and z will represent a plane. That is ax plus by plus cz plus d equal to 0 will represent a plane. जर्नल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे हम प्लेन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसमें जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। ए, बी और सी का इंट्रोडक्शन होगा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। जिस प्रकार लाइन के केस में लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है, उसी प्रकार प्लेन के केस में प्लेन का नॉर्मल। लेकिन पहले हमें सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय इज ए प्लेन यूज, यानी कि जिस सरफेस की इक्वेशन एक्स, वाई और जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है वो सरफेस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या कर रहा हूँ मैं? इस सरफेस के ऊपर जो डेफिनेशन और डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, इस सरफेस के ऊपर दो पॉइंट लेके चलूँगा, P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2
be any two points on the surface represented by one. ये जिस सरफेस की इक्वेशन है उस सरफेस के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस P और Q को ज्वाइन करने से जो लाइन आई मेरे पास x1 y1 z1, पॉइंट Q x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उस लाइन के सारे पॉइंट इस सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। जबकि ये दोनों पॉइंट P और Q इस सरफेस के ऊपर है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इस सरफेस की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेगा। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d0, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d0। अब मुझे इस सरफेस को प्लेन प्रूव करने के लिए केवल और केवल इतना प्रूव करना है कि P और Q को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी उस लाइन के सारे पॉइंट इसी सरफेस के ऊपर, मतलब P और Q को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उस लाइन का जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलो, लेट R be any arbitrary points on the line joining P and Q, dividing PQ in the ratio lambda is to। P और Q को ज्वाइन करने से जो लाइन आई उस लाइन के ऊपर मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया R। जब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो क्या ये पॉइंट R इस सेगमेंट PQ को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा? श्योरिटी है ना। अगर मैं पॉइंट R P और Q के बीच में रहा तो डिवीजन कैसा होगा? इंटरवल। सिंपल सा मीनिंग ये है कि पॉइंट R इस सेगमेंट PQ के दो टुकड़े कर देगा, उन दोनों की लेंथ निकाल के उसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कितना ले लिया मैंने? लैम्डा x2। अगर पॉइंट R P और Q के बीच में है तो डिवीजन इंटरनल होगा। P Q प्रोड्यूस्ड के ऊपर है या Q P प्रोड्यूस्ड के ऊपर है तो डिवीजन कैसा होगा? ठीक है। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालना है और ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट R आएगा उसके कोऑर्डिनेट इस सरफेस 1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई। सबसे पहले पॉइंट R निकालो, सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट R इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लैम्डा x2। सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट R के कोऑर्डिनेट लैम्डा x2 प्लस x1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा y2 प्लस y1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन ये पॉइंट R हमारे पास आ गया जो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। अगर हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो पॉइंट R है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो कुछ हम प्रूव करना चाहते हैं क्या वो प्रूव हो जाएगा? डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी नहीं जाएगी? व्हाट इज दिस पॉइंट? एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट किसका? ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। व्हाट आर P एंड Q? एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है। अब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट आके x y और z मिलेगा। आल्सो a इनटू x की जगह मैंने लिख लिया लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b इनटू लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c इनटू लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और प्लस में क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में
इस सरफेस की जो इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई और जेड की जगह मैंने पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट रख दिए। सी के साथ लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1 डिवाइड, कोई क्या नहीं पड़ेगा। नीचे से लैम्डा प्लस 1 कॉमन निकालिए, लैम्डा प्लस 1 कॉमन निकाला, नीचे से 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ऊपर क्या बच गया ए लैम्डा x2 प्लस ax1, ए लैम्डा y2 प्लस by1, सी लैम्डा z2 प्लस cz1, डी लैम्डा प्लस डी। लैम्डा वाले चम अलग करता हूँ, विदाउट लैम्डा वाले चम अलग। लैम्डा इंटू ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी प्लस विदाउट लैम्डा वाले चम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी। यूजिंग दिस टू क्या ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ से ये और ये दोनों क्या आ गए जीरो। क्या है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू जीरो प्लस इक्वल टू क्या आ गया, और यही हमारी क्या है राइट। इसका मतलब क्या हुआ P और Q को, P और Q क्या थे, एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय 1। इस सरफेस के ऊपर कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले, डेफिनेशन क्या करिए कि वो सरफेस प्लेन कहलाएगा अगर एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, उस सरफेस के ऊपर लिए हुए कोई भी दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट भी अगर उसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो, उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट भी उस सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में वो सरफेस क्या कहलाएगा। देयरफॉर नीचे क्या लिखोगे, आर पॉइंट आर which is arbitrary point of the line joining P and Q satisfies the surface represented by 1 and hence surface represented by 1 is in definition satisfy होगी and hence surface represented by 1 is a यानी कि कोई भी प्लेन होगा, डिफरेंट फॉर्म्स में प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, वो आपको x, y और z में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। प्लेन जो है वो x, y और z के अंदर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x, y एंड z। अभी हम अगले जो पर्टिकुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे उसमें ये जो x, y और z के कोफिशिएंट है ना, वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। x, y और z के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन। जिस प्रकार लाइन की इक्वेशन में पैरेलल वेक्टर होता है उसी प्रकार प्लेन की इक्वेशन में नॉर्मल वेक्टर। पर्टिकुलर जो फॉर्म्स हैं, सबसे पहला फॉर्म हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होता है। इस जनरल इक्वेशन के बाद फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इस प्रकार आपने 11th में लाइन का नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। क्या गिवन कंडीशंस इसमें, उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जो ओरिजिन से हमेशा ई डिस्टेंस के ऊपर थी और ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। और लाइन की इक्वेशन थी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 3। इसी प्रकार हमारे पास प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। इस नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या दिया होगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
which is at a perpendicular distance small p from origin, प्लेन जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल p, and n cap is a unit vector normal to the plane. हम उस प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी p दी हुई है और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर वो हमारा क्या है, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, ठीक है। देखो ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड यहाँ पर प्लेन है, इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर वो नॉर्मल वेक्टर का काम है। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन दिया हुआ है, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर, इसको मैं क्या कहूँगा, नॉर्मल वेक्टर। कोई भी वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, डायरेक्शन से आउटवर्ड परपेंडिकुलर हो या फिर इनवर्ड परपेंडिकुलर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे, केस आपके पास दिया है। मैं देखो प्लेन किस टाइप की फिगर बना के चलता हूँ, आप हमेशा दिमाग में रखें कि एक्चुअल में जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर जो फिगर दी हुई है वो नहीं है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन है, आप ये ले सकते हैं ऐसे, ये फॉर्म इस प्रकार, ये रेक्टेंगुलर प्लेन है। अब ये से ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनानी पॉसिबल नहीं है, ओरिजिन कहीं नीचे है या ऊपर कहीं भी हो, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, वो परपेंडिकुलर इस प्लेन को कितने पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा, एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ से मैंने नीचे ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, ओरिजिन से प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको p दी है और n कैप एक वेक्टर दिया हुआ है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है n कैप। लेट फिर इक्वेशन निकालेंगे p, मैंने आपको बताया था चाहे हम लाइन की इक्वेशन निकालें या प्लेन की इक्वेशन निकालें, वो इक्वेशन आएगी उस लाइन या प्लेन के ऊपर प्रेजेंट आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में, अगर वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म है तो किस फॉर्म में आएगी, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लेट p बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन having पोजीशन वेक्टर स्मॉल r, इस प्लेन के ऊपर मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया p। आप मेरे को ये बता दो कि जो np वेक्टर है क्या वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, np वेक्टर और on वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, लग तो नहीं रहा, एंगल 90 कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है ही नहीं, जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसी हकीकत नहीं है। प्लेन आपके पास है, ओरिजिन था कहीं ऊपर हो सकता है, ओरिजिन से मैंने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये पॉइंट यहाँ पर n आ गया, इसी प्लेन के ऊपर मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, n को p से ज्वाइन किया, np वेक्टर है और ये हमारा क्या है, on वेक्टर है। तो इस on वेक्टर में और इस np वेक्टर में क्या रिलेशन है, दोनों परपेंडिकुलर है, on वेक्टर और np वेक्टर दोनों एक दूसरे के, क्लियर होगी बात, बताओ। अब यही मैं करने जा रहा हूँ इसके अंदर, पहले आप मेरे को on वेक्टर बता दो क्या आएगा, क्या p n कैप दिया गया, on वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, होता है नहीं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर 1,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू, ठीक है, ये तो किया मैंने। तो ओ एन वेक्टर निकाला है, इसके लिए मैंने ओ एन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या था, एन के, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया। अरे ए वेक्टर निकालने के लिए ए के मैग्नीट्यूड को ए के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर उससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही तो यहाँ हुआ है। ओ एन वेक्टर निकालने के लिए ओ एन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, एन के, और ओ एन का मैग्नीट्यूड कितना है, पी। तो ओ एन वेक्टर निकालने के लिए ओ एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जो कि पी दिया हुआ है, ओ एन इक्वल टू पी, ओ एन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था एन के, उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये ओ एन वेक्टर पॉइंट एन का पोजीशन वेक्टर नहीं होगा? क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या आएगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एन पी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन पी एन के। एन पी वेक्टर हमारे पास आर माइनस पी एन के बराबर, क्या आ गया, आर माइनस पी एन के। इस एन पी वेक्टर और ओ एन वेक्टर में क्या रिलेशन है दोनों? परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेरी गुड कर लो। एन पी वेक्टर आर माइनस पी एन के, इसका डॉट प्रोडक्ट ओ एन वेक्टर के साथ, ओ एन वेक्टर पी एन के इक्वल टू, एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, और एक के साथ मल्टीप्लाई है स्केलर। कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट में? अगर एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो तो स्केलर माना जाता है। ए का डॉट प्रोडक्ट लैम्डा बी के साथ क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ, वही यहाँ करेगा। यहाँ स्केलर कौन है, पी, पी माना गया, पी टाइम्स ऑफ आर माइनस पी एन के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन के साथ, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। क्या पी जीरो हो सकता है? ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जीरो नहीं होगा, पी नॉन जीरो है, पी नॉन जीरो है तो फिर ये जीरो मिलेगा। इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, आर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू कितना, जीरो। एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एन कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1। क्या आ गया अल्टीमेटली, आर डॉट एन कैप माइनस पी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस प्लेन का कौन सा फॉर्म आ गया, वेक्टर। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। कौन सा प्लेन आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, लैंग्वेज जो है मैच करेगी इस लैंग्वेज से, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। प्लेन जो है वो ओरिजिन से 10 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है, इट मींस तो स्मॉल p हमारे पास वो 10 है, and this plane is perpendicular, and plane is perpendicular to the vector I minus 2j plus 2k। तो मेन जो इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर किसी क्वेश्चन में ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, इसका मतलब वहाँ इक्वेशन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल फॉर्म यूज करना है। तो P तो मेरे पास आ गया 10। अब इस नॉर्मल फॉर्म में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। व्हाट इज दिस, वेक्टर है, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के। तो क्या वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज नहीं कर सकते, इसके मैग्नीट्यूड से। तो मेरे पास n वेक्टर है, मैंने क्या बताया, n वेक्टर, और n कैप में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस किसका, मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर। यानी कि यहाँ से ये n वेक्टर है और n कैप आपके पास आ जाएगा i
माइनस 2j प्लस 2k अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन r dot what is m cap I minus 2j plus 2k upon 3 equal to k कितना है प्लेन की इक्वेशन। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आती है कौन से फॉर्म में, ठीक है। फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपके पास फॉर कार्टेशियन फॉर्म जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे x y और z। जो n कैप वेक्टर है ना, n कैप वेक्टर उसके डायरेक्शन कोसाइंस L M और M, n कैप वेक्टर L I प्लस M J प्लस M K। मैंने क्या कहा है कि n कैप वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस L M और M है, जबकि ये तो I J और K के कोफिशिएंट है। मैं इनको डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कह रहा हूँ, यूनिट वेक्टर है। एक ही ऐसा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस उसी के इक्वल होते हैं, और वो वेक्टर हमारा क्या होता है यूनिट वेक्टर में आई जे और के जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ डायरेक्शन कोसाइन। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और मैग्नीट्यूड का मतलब आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम और स्क्वायर रूट इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं। आर वेक्टर क्या आ गया, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में जेड। इस फॉर्म के अंदर आर की जगह तो आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखो, एन कैप की जगह एल आई प्लस एम जे प्लस एम के रखो। आर और एन कैप, ये आर है ये एन कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये हमारे पास इस प्लेन का कौन सा फॉर्म आ गया, क्या ये एक्स वाई और जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दी, एक्स वाई और जेड में फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें पहली फॉर्म है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और आपसे कह सकता है इसके अंदर की एक प्लेन की इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r डॉट 3i माइनस 2j प्लस 6k प्लस 21 इक्वल टू 0। रिड्यूस दिस प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इस प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो पहले, और उसके बाद कहेगा एंड हेंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। प्लेन की अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है उस केस में हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में रिड्यूस करना। इस फॉर्म में रिड्यूस करते इसमें किन दो बातों का ध्यान रखूंगा कि आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो नंबर 1 तो यूनिट वेक्टर, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट बचे ना कांस्टेंट वो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसको, इसको मैंने लिख दिया आर डॉट माइनस का 3i प्लस 2j माइनस 6k इक्वल टू क्या आ गया। एक्चुअल में क्या हुआ, दोनों साइड्स को कोई इक्वेशन थी उसकी दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ये स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर ही तो आएगा, अरे स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, 21 भी स्केलर है, दोनों साइड्स को मैंने -1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में अगर जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होता तो मेरे पास इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ जाती, लेकिन आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या करें, यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूँ, दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक स्केलर है और राइट हैंड साइड में भी एक स्केलर है।
दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करोगे क्या बताएगा, ए डॉट लैम्डा बी, लैम्डा ए डॉट बी और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तीनों इक्वल होते हैं। तो जो दोनों साइड्स को मैंने 7 से डिवाइड किया, इसका मतलब इस स्केलर प्रोडक्ट के साथ क्या मल्टीप्लाई है, लैम्डा इक्वल टू 1/7। उस लैम्डा को मैं कहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ए के साथ करूँ या फिर बी के साथ। तो वो जो 1/7 है वो केवल और केवल मैंने किसके साथ ले लिया, बी के साथ। अब इससे लेने से बेनिफिट क्या हुआ, ये बड़ा जो वेक्टर वो कैसा वेक्टर बन गया, साथ कितना जाएगा। इसका मतलब इस प्लेन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके इक्वल आ गई, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, एंड हेंस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर में आई जी और के कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइन। दो इन्फॉर्मेशन और मान सकता है कि ओरिजिन से प्लेन के ऊपर, ओरिजिन से प्लेन के ऊपर डायरेक्शन फिक्स हो गई है, ओ एन, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं, ओरिजिन से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वो परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल, बता सकते हो। ओरिजिन से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो परपेंडिकुलर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है। अरे नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या है, -3/7, 2/7, -6/7। क्या है ये, -3/7, 2/7 और -6/7। इस नॉर्मल वेक्टर द्वारा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाए हुए एंगल्स के कोसाइन, यानी कि कोस अल्फा कितना, -3/7, कोस बीटा कितना, 2/7 और कोस गामा कितना, -6/7। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा आ गए, कौन से क्या निकाल सकते हो, अल्फा बीटा निकालेंगे, तो ये हमारे पास पहला फॉर्म आ गया। इसके बाद हमारे पास फॉर्म आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म, जिस प्रकार लाइन का फॉर्म था कि लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, इसी प्रकार प्लेन का भी हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म, उस प्लेन की इक्वेशन जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और एक दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर। Equation of plane passing through a fixed point A having position vector symbolic and normal to the vector M. उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो फिक्स पॉइंट ए से पास हो रहा है और एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर। बेटा नॉर्मल जो वेक्टर हमारे पास है, एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैन बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल वेक्टर, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी। नॉर्मल वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर है। डिफरेंस यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ। फिर ऑप्शन है हमारे पास फिक्स पॉइंट दिया हुआ है कोई ए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है। मैंने पी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया प्लेन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है। लेट
बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट on the plane having position vector small r, आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो लाइन के ऊपर हो या प्लेन के ऊपर हो, उसका पोजीशन वेक्टर तो r लेना पड़ेगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या लेने पड़ेंगे, x, y और z। Therefore आप मेरे को एक भी वेक्टर बता दो r माइनस के आएगा नहीं आएगा, ए फिक्स पॉइंट है प्लेन के ऊपर, वो चेंज नहीं हो सकता। p वेक्टर प्लेन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। ए हमारे पास फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट p कहीं पर भी हो सकता है, चारों डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है पॉइंट। ए को p से ज्वाइन करूंगा, ए p वेक्टर कहाँ मिलेगा, प्लेन के ऊपर ही मिलेगा। प्लेन के ऊपर प्रेजेंट किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो वेक्टर आएगा वो कहाँ होगा, कंप्लीटली प्लेन के ऊपर ही, उसका इनिशियल पॉइंट भी और उसका टर्मिनल पॉइंट। नॉर्मल वेक्टर की पोजीशन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर लाइज इन प्लेन। इस प्लेन के अंदर कितने ही वेक्टर हो, कितने ही वेक्टर नॉर्मल वेक्टर सबके लिए है परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल वेक्टर हमारा है वो एपी वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। एच नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर लाइज इन प्लेन। Therefore, जो AP वेक्टर हमारे पास वो परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल वेक्टर। AP जो वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर। AP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या होगा, r माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी r डॉट n माइनस ए डॉट n इक्वल टू, ये हमारे पास इस प्लेन का वेक्टर था। कौन सा प्रॉब्लम आ गया, वेक्टर। आपको देख के चलेगा इंफॉर्मेशन। उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस फिक्स पॉइंट से पास होता है और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC, हैविंग डायरेक्शन रेशियो AB एंड C। दैट इज जो आपका नॉर्मल वेक्टर है वो AI प्लस BJ प्लस C। -4 हो जाएगा, तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास आ गया 3i माइनस 4j प्लस 7। नॉर्मल वेक्टर आ गया, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा। दैट इज जो वेक्टर ए हमारे पास है वो आ जाएगा i प्लस 2j प्लस। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n, व्हाट इज n, 3i माइनस 4j प्लस 7 इक्वल टू a डॉट n, a और n का डॉट प्रोडक्ट 3 माइनस 8 प्लस 21, 24 और 8 माइनस करेंगे क्या है, ये हमारे पास प्लेन की राइट हैंड साइड में आपको वेक्टर a दिया हुआ है। राइट हैंड साइड आपको वेक्टर n दिया हुआ है, तो a और n का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी आएगी, a और n का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। तो इससे आगे जहाँ कहीं मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा वो लिखूंगा r डॉट n इक्वल टू q।
व्हाट इज क्यू? प्लेन के पासिंग पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, उन दोनों का डॉट। यहाँ से जिस प्रकार लाइन की जो इक्वेशन थी वहाँ से आपने लाइन का पासिंग पॉइंट निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जो पासिंग पॉइंट है उसका और नॉर्मल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी कलेक्टिव वैल्यू दी हुई है, कंबाइंड वैल्यू। यहाँ से ए वेक्टर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं या काफ़ी टिपिकल। एन तो चलो आपको मिल जाएगा, ये ए डॉट एन है, एन तो मिल जाएगा। आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है, आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या कहलाएगा? प्लेन का नॉर्मल। ठीक है, मतलब आगे इक्वेशन दी हुई होगी, आपसे पूछा था लाइन के केस में, ये भी बताओ लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। तो मेन पॉइंट ध्यान रखने के लिए बोला था, ये एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट सबसे पहले वन लो अगर कार्टेशियन फॉर्म है। अगर वो वन नहीं है तो कॉमन निकाल के पहले उनको वन बढ़ाओ, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? पैरेलल वेक्टर मिल गया था और पासिंग पॉइंट मिल गया था। तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर तो इजीली मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? प्लेन का नॉर्मल। पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी कलेक्टिव वैल्यू भी होगी, वहाँ तक पहुँचना उसका। ठीक है, अब इसका लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म पी जो पॉइंट हमारे पास है, पी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, फिक्स पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और जो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास उसके डायरेक्शन रेशियो आ गए ए बी और सी, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। वैल्यूज उठा के पुट कर दो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन, और जो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें आर डॉट एन, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन इम्प्लाइज आर और एन का डॉट प्रोडक्ट, ये आर और ये एन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए और एन का डॉट प्रोडक्ट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। क्या कह सकता हूँ इसमें? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, लेफ्ट में लिया ये कॉमन निकाल लिया, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू। ये हमारे पास ये इनका कौन सा फॉर्म आ गया? क्या जिस टाइप के टर्म्स लाइन की इक्वेशन में होती है उसी टाइप की टर्म्स प्लेन की इक्वेशन में है नहीं? एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ए बी सी, लगभग वही टर्म है। डिफरेंस कहाँ पर है? उसमें बीच में क्या था? इक्वल टू का साइन, या बीच में क्या आ रहा है? प्लस। जो ए बी और सी डिनोमिनेटर में था वो कहाँ रहा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म है प्लेन की जो हम यूज करते हैं। अब आप बताओ क्या ये इक्वेशन भी एक्स वाई और जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है? एक्स वन वाई वन और जेड वन आपको दे रखे हैं, ए बी और सी आपको दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आएगी, इसमें एक्स वाई और कोई भी प्लेन आपके पास हो उसकी जो इक्वेशन है वो हमेशा एक्स वाई और जेड के अंदर कैसी इक्वेशन होगी? फर्स्ट डिग्री। क्लियर हो गया? आर्टिकल इसमें कैसे निकालेंगे? आपसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो पॉइंट 1 2 3 से पास हो रहा है, एंड 3i माइनस 2j प्लस 5k इज ए नॉर्मल वेक्टर
टू द प्लेन। ये एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ से तो मुझे ए बी और सी मिल गया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 5। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए 3 इंटू एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू -2 इंटू वाई माइनस 2, सी की वैल्यू 5 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू क्या बताएंगे तो हमारे पास प्लेन की इसी प्लेन का वेक्टर फॉर्म r डॉट n 3i माइनस 2j प्लस 5k इक्वल टू a और n का डॉट प्रोडक्ट 3 माइनस 4 प्लस 15। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस का 2y प्लस का 5z माइनस 3 प्लस 4 1 और माइनस 15 माइनस का 15 माइनस 3 माइनस 18 प्लस 4 माइनस क्या बचेगा 14 इक्वल टू क्या होगा। आप ये बता सकते हैं जब मुझे प्लेन की इक्वेशन दी गई है तो क्या मैं नॉर्मल वेक्टर तक पहुंच सकता हूं? प्लेन की मुझे कोई भी इक्वेशन दी हुई हो चाहे वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, क्या वहां से उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाला जा सकता है? r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में ये जो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है ना वो x, y और z के। कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? x, y और z के कोफिशिएंट प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर कहाँ मिलेगा? r के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में कहाँ मिलेगा? x, y और z के जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद इसमें 2-3 टाइप और आएंगे। वो प्लेन जो 3 फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसा प्लेन जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को पकड़ता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म का प्लेन हो जाएगा। और दूसरा वो प्लेन जो 3 फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। मैंने आपको बताया था लाइन वाले टॉपिक में कि ABC में 2 इक्वेशन निकल जाए उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे, ABC आएगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। एक पॉइंट से अगर 3 पॉइंट आपको दिए हैं x1, y1, z1, पॉइंट B x2, y2, z2 और पॉइंट C x3, y3 और z3, इनमें से इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन ये होगा। अब मेरे पास ABCD है, ABCD है तो ABC कैसे निकालूं? यही प्लेन इन दोनों पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो दोनों पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा? x, y और z की जगह B और C के कोऑर्डिनेट रखोगे A, B और C में, तो इक्वेशन आ गई। उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर दे, A, B और C की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास प्लेन की। ठीक है। तो डाउट्स जिस बच्चे के हैं वो डाउट्स मेरे पास भेज देना, उनको हम डिस्कस करेंगे।